नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज है 7 नवंबर और हमने जो सहायक आचार्य की जो भर्ती प्रक्रिया अभी प्रक्रियाधीन है उसके प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर बिंदुवार टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ की थी और उसी की परिणति में प्रथम एवं द्वितीय टेस्ट संपन्न हो चुके हैं और तीसरा टेस्ट आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो निम्नानुसार है। राजभाषा के रूप में हिंदी की संवैधानिक स्थिति, मानक हिंदी देवनागरी लिपि की विशेषताएं मानकीकरण, और इसी के संग मीरा पदावली डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर जी के द्वारा जो संपादित है, इसमें से आज के प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप अपने अध्ययन को अपने अनुसार अगर क्रमबद्ध रखे अध्ययन कर रहे हैं तो उस स्थिति में भी आप इन प्रश्नों को आवश्यक रूप से देखें, इनकी प्रकृति को समझें। ये सभी प्रश्न पूर्व में जो प्रश्न पत्र आया था उसी के क्रम में इन प्रश्नों का निर्माण किया गया और सभी प्रश्न मूल पुस्तकों से निर्मित है। तो आप किसी भी प्रकार से इन प्रश्नों से आंख ना फेरें या आपके कम अंक आते हैं तो भी निराश ना हो। केवल प्रकृति को समझे प्रश्नों की और उस प्रकृति के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एवं प्रश्न की जो प्रक्रिया है उसको आत्मसात करने का यत्न करें। इस संपूर्ण प्रक्रिया को अगर आपने हृदयंगम कर लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पूर्व में ही पूर्ण रूपेण दक्ष हो जाएंगे प्रश्न पत्र हल करने के संदर्भ में। तो आज का जो प्रश्न पत्र है आप देखिए, समझे। अगर अंक कम आते हैं तो भी निश्चिंत निर्विघ्न रहे, और जिसको लगता है कि मुझे टेस्ट नहीं देना है तो सीधे सीधे प्रश्नों के हल को देखे, इसकी व्याख्या को समझे और प्रकृति को आत्मसात कर दे और अच्छे से पूरा समय देके फिर इस वीडियो को देखे। आप जल्दबाजी ना करें, शीघ्रता ना दिखाएं। तो आज की टेस्ट की जो श्रृंखला उसका प्रथम प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है और निश्चित अंतराल मिलता रहेगा। आप ठहराव देख के भी आराम से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो शुभकामनाएं। प्रश्न 1।
अतः मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने जो आज के जो प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं उनका श्रेष्ठ तरीके से उत्तर प्रदान किया होगा। और जो प्रश्न है वो कुछ क्लिष्ट भी हो सकते हैं, कुछ सामान्य स्तर के प्रश्न भी पूछे गए हैं। और प्रश्नों का स्तर इस प्रकार का था कि जो आपके सहायक आचार्य किस स्तर के स्तरानुकूल था। इसकी उत्तर श्रृंखला आपके सम्मुख प्रस्तुत है। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार जो सुझाव प्रदान किए गए उनमें क्या सत्य है? आप ध्यान रखिए साथियों, राजभाषा की संवेदन स्थिति में सुधार करने के लिए या उसके उसके स्तर में उत्थान के लिए जो विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, एक तो उनका जो वर्ष है उनको आप भली भांति आत्मसात करें, और इसी के साथ में उसमें महत्वपूर्ण सुझाव क्या क्या प्रदान किए गए उन विशेषताओं को आप बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देख ले। जैसे 1955 है, 1963 है, 1976 में जो विभिन्न सुधार किए गए उनको आप भली भांति स्मरण रखें। पहला है 16 वर्ष की आयु तक प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी का ज्ञान करा दिया ना जाना चाहिए। तो यहीं से ही अपने को एक त्रुटि प्राप्त हो जाती है। ये जो उल्लेख है वो साथियों 14 वर्ष के लिए है। 14 वर्ष का जो प्रत्येक विद्यार्थी है उसको हिंदी भाषा का ज्ञान करा दिया जाए, ऐसा प्रावधान इस आयोग के माध्यम से प्रदान किया गया। और आप ये भी स्मरण रखिए कि जो आयोग है वो आयोग गंगाधर खरे, बाला गंगाधर खरे की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई। और इसकी जो दूसरी विशेषता है ये एकदम सही है साथियों। दूसरी विशेषता है कि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक भाषा विशेष दक्षिण भाषा में अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए, ये भी सही है। संसद एवं विधान मंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये भी सही है। उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। इसकी जो स्थापना है साथियों 1955 में बीजी खरे नाम के विद्वान थे, उसके सानिध्य में इस आयोग का गठन किया गया। तो इसका जो विकल्प है वो है साथियों विकल्प एक सही विकल्प है। अब है प्रश्न 2 कि भारतीय संविधान, अत्यंत ही सरल प्रश्न है। आपने जब संवैधानिक प्रावधानों को भली भांति अध्ययन किया होगा, ये कुछ प्रावधान है जो यूं के यूं ही पूछ लिए जाते। तो भारतीय संविधान के किन भागों में राजभाषा संबंधी उपबंध है? तो विकल्प 1, 4, 5, 17, 5, 6, 18, 6, 7, 17, ये 5, 6, 17। तो इनका ध्यान रखिए कि विकल्प द सही है। भाग 5, भाग 6 एवं भाग 17, ये जो तीनों हैं ये राजभाषा संबंधी इनमें प्रावधान है। उसमें भी आप ध्यान दें विद्यार्थियों, जो ये जो भाग 5 है ये विधानमंडल से संबंधित है। ये जो साथियों ये ध्यान दे 5 है, ये जो 5 है ये संसद से संबंधित है। और ये 6 है ये विधानमंडल से संबंधित है। और इसमें जो 343 से लेकर 351 जो अनुच्छेद है उनका समग्र रूप से इसमें वर्णन किया गया है। तो विकल्प द सही विकल्प है।
प्रश्न 3 में सत्य का चयन कीजिए। इसमें 4 विकल्प और एक रूपता के आधार पर इसका निर्माण होता है। तो इन 4 विकल्पों में आप 3 चीजें महत्वपूर्ण है। एक तो भाग 17, एक 5 अध्याय और 343 से लेकर 351। तो इनमें से कौन सा सही है? दूसरे में भाग 18, 4 अध्याय और अनुच्छेद 343 से 351। सही विकल्प इसमें भाग 17 है, अध्याय 4, अनुच्छेद 343 से 351। तो जो विकल्प 3 है वो सही विकल्प है साथियों। आप ध्यान रखिए, इस प्रकार एक रूपता हो जाती है, सादृश्यता हो जाती है और अनेकों बार हम इन प्रकार के प्रश्नों को सत्य होते हुए भी, सही होते हुए भी हम इनको गलत या असत्य कर देते हैं। तो भाग 17, अध्याय 4 और अनुच्छेद 343 से लेकर 351, ये आप स्मरण रखिए। प्रश्न 4 है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्षों के बाद में राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा? तो आप इसमें 4 आपके पास विकल्प दिए गए, 346, 44, 43 और 45। तो इसमें से जो विकल्प 2 है वो संगत विकल्प है। इसमें प्रावधान है कि संविधान बनने के उपरांत 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति हिंदी भाषा के उत्थान के लिए एक आयोग का गठन करेगा और उस आयोग का गठन होगा हिंदी का जो प्रचार प्रसार किस प्रकार किया जाए। विधानमंडल, संसद एवं न्यायालय, जो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय है, उसके भीतर हिंदी भाषा के प्रयोग में किस प्रकार वृद्धि की जाए। तो इसके संदर्भ में प्रतिवेदन हेतु इस आयोग का गठन का प्रावधान 344 में उल्लेखित है और इसी क्रम में 1955 में जो बीजी खरे के नाम से विद्वान हैं, उनके नेतृत्व में आयोग का गठन भी किया गया था। अब है 343 के संदर्भ में आप भली बात ही परिचित होंगे कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और इसी के साथ में जो अंकों का जो स्तर है, वो अंकों का जो स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय अंकों का स्वरूप मान्य होगा। इसी प्रकार 345 है, उसमें जो विधानमंडल है उन विधानमंडलों के भीतर जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए, और अगर ऐसा नहीं करते हिंदी भाषा का प्रयोग तो आप अन्य के रूप में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही प्रावधान है वो 345 के भीतर निहित है। और 346 में जो 2 राज्य हैं उनके जो पत्राचार के रूप में जो भाषा है अगर वो स्वयं निर्धारित करते हैं तो हिंदी, अन्यथा अंग्रेजी का प्रयोग किया जा सकता है या वो स्वयं सुनिश्चित कर सकते, इस प्रकार के प्रावधान निहित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं? इसमें जो पहला विकल्प है वो है 26 जनवरी 1965 के बाद में हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग यथावत रहे। विकल्प 2, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम में हिंदी पाठ या अंग्रेजी या अनुवाद को प्राधिकृत माना जाए, ये भी सत्य है। और इस अधिनियम की 9 धाराएं हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय में हिंदी या राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सके। चारों विकल्प सही है। तो इसमें जो विकल्प द है वो सही है। इस प्रकार का एक लंबा या दीर्घ प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी आप मानसिक रूप से अभी से सज्ज रहे। राजभाषा, अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका जो विकल्प 1 है वो सही है। 3 वर्गों में बांटे गए हैं। 3 वर्ग कौन कौन से साथियों? तो पहला वर्ग जो हिंदी से संबंधित, जहाँ हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ निहित है। और विकल्प 2 में जहाँ हिंदी समझी जाती है, इसमें पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, ये राज्य सम्मिलित होते हैं। और तीसरे है साथियों जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, बिल्कुल समझी और बोली दोनों नहीं जाती है, तो वहाँ के लिए ये प्रावधान है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा को उपयुक्त प्रदान किया गया है। उपयुक्त रूप से प्रयोग हेतु तो इसमें नियम निर्धारित किए गए हैं। जैसे पहला वर्ग है वहाँ हिंदी बोली जाएगी, अनुवाद के रूप में भी हिंदी का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाए। दूसरों में प्रादेशिक भाषा के साथ में हिंदी को प्रयोग किया जाए, और तीसरे के अंदर अंग्रेजी प्रयोग किया जाए। ऐसे प्रावधान
उस समय रेखांकित किए गए थे। तो विकल्प 1 सही है। किन अनुच्छेदों में संसद एवं विधानमंडल की भाषा संबंधी विवरण, तो आप ध्यान रखिए 120, 210, 210, 120, 110, 220, 120 और 220। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी एक कठिनता को उत्पन्न करते हैं सादृश्यता के आधार पर। इसका जो विकल्प 1 है वो विकल्प 1 सही है। 120 एवं जो 120 है वो साथियों संसद से संबंधित है और 210 विधान सभा से संबंधित है। अगर कोई सदस्य मांग करता है कि मैं अंग्रेजी भाषा या राजभाषा नहीं बोल सकता है, तो वो जो विधानसभा संसद का जो अध्यक्ष होता है वो उसको अनुमति प्रदान कर सकता है कि आप अपने जो प्रादेशिक भाषा है, जो इच्छित भाषा है, उसके अंदर अपने वक्तव्य को प्रदान कर सकते हैं। साथ ही साथ 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी की क्या स्थिति रहेगी, उसका लोप होगा या नहीं होगा, इसके संदर्भ में भी जो प्रावधान है वो इन दोनों नियमों में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है साथियों कि देवनागरी की विशेषताओं में कौन सा अनुपयुक्त अर्थात सही नहीं है। तो पहला, देवनागरी वर्णों का उच्चारण के अनुरूप है, ये भी सही है। देवनागरी जिन भाषाओं के लिए व्यवहृत होती है सभी ध्वनियों को अंकित करने का में समर्थ है, ये भी सही है। विकल्प 3, प्रत्येक अक्षर वो सीधा लिखा जाता है, ये ध्यान रखिए, प्रत्येक अक्षर सीधा नहीं होकर इसका वक्र अर्थात बांका होता है, ये ध्यान रखिए आप। और अगला है साथियों, बहुत ही व्यापक है, इसको संस्कृत, नेपाली, हिंदी, मराठी के लिए एकमात्र लिपि, ये भी संगत है। तो विकल्प 3 इसमें भिन्न निकलता है, ये अनुपयुक्त है। तो जो प्रश्न 8 है उसमें विकल्प 3 आप सही करें, इसमें सीधा की जगह वक्र या बांका होना चाहिए। अब प्रश्न 9 साथियों, स्वरों के लिए ए की बारकड़ी को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था। तो 4 विकल्प, सावरकर, बंधु, श्रीनिवास, गोरखनाथ, गोरख प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। इसमें सावरकर बंधुओं द्वारा ए की बारकड़ी का निर्माण किया गया। आप सुनिश्चित रहे साथियों, कहीं कहीं पुस्तकों में काका कालेलकर भी आ जाता है, तो ये असंगत है। जो सावरकर बंधु है उन्होंने ए की बारकड़ी का निर्माण किया था। और जो श्रीनिवास है वो श्रीनिवास कहते हैं कि जो अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं, इन अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे महाप्राण ध्वनियों को एस के रूप में इंगित करके उनको प्रदर्शित किया जाए। अल्प प्राण ध्वनियों के नीचे ही महाप्राण ध्वनियों का एस लगा के इस प्रकार का जो चिन्ह है, इस प्रकार का चिन्ह लगा के उनको उल्लेखित किया जाए। और तीसरा है साथियों, जो गोरख प्रसाद है ये कहते हैं कि जो ये मात्राएं हैं उनको मात्राओं को अपने दाएं बाएं लिखा जाए, जो शब्द आता है, जो वर्ण आता है उसके संग नहीं लिखे, उसको अलग से दाईं ओर लिखा जाए, इस प्रकार का ये अपना विचार व्यक्त करते हैं। और बाल गंगाधर तिलक इसलिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी की जो टाइपिंग में जो समस्या आती थी इसके लिए तिलक फॉन्ट नाम से एक मशीन तैयार करने का कार्य भी उस समय किया था। तो इसका जो विकल्प 1 वो संगत है। प्रश्न 10 साथियों, 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नरेंद्र देव आचार्य के नाम से एक विद्वान व्यक्ति थे, उनकी समिति गठित की थी। उसने सुझावों के उपरांत एक सिफारिश प्रस्तुत की थी, उसकी 4 सिफारिशें दे रखी है। उसमें आपको सुनिश्चित करना है कौन सा विकल्प संगत है, कौन सा समूह असंगत है। तो सबसे पहले ए के बारकड़ी भ्रामक, इसका प्रयोग ठीक नहीं है, तो ये भी संगत है। श्रीनिवास जी द्वारा जो अल्प प्राण व्यंजन है उसके नीचे ये जो ध्वनि है इसको, इस चिन्ह को लगाकर महाप्राण बनाने का जो भेद है वो भी स्वीकार नहीं किया गया, ये भी संगत है। अनुस्वार एवं पंचमाक्षर की जगह केवल अनुस्वार, ये ध्यान रखिए, बिंदी का मतलब जो अनुस्वार का जो संकेत है या जो चिन्ह है उसको उल्लेखित करने के लिए लिखा गया, तो इस बिंदी का उपयोग किया जाए, अनुस्वार का प्रयोग किया जाए, ये भी संगत है। और चौथा है साथियों, मात्राएं यथास्थान बनी रहे किंतु उन्हें व्यंजन से मिलाकर रखा जाए, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये खामी भी मान सकते हैं उस समय की, कि जो नरेंद्र देव की जो समिति गठित की गई उसमें उन्होंने कहा कि मात्राएं निश्चित रहे परंतु उस मात्राओं को व्यंजन से मिलाकर लिखने के बजाय उन्हें अपने स्थान से अलग करके रखी जाए। तो इस प्रकार इसमें जो विकल्प है वो विकल्प 1, 2 और 3 सही निकलता है साथियों। आप ध्यान रखिए, जो इसमें जो सही संगत समूह है वो संगत समूह है ए, अर्थात 1, 2 और 3 सही है। और इसमें मिलाकर नहीं लिखने के बजाय आप ध्यान रखिए इसमें सही होगा अलग करके रखा जाए। प्रश्न 11 है साथियों कि देवनागरी लिपि का कौन सा गुण नहीं है। तो इसमें वर्ण विभाजन में वैज्ञानिकता, ये भी सत्य है।
ये सरल सुंदर एक कलात्मक लिपि है, ये भी सत्य है। नियत ध्वनि चिन्ह एवं उच्चारण में समरूपता पाई जाती है, ये भी सही है। और अब आता त्वरा लेखन के लिए श्रेष्ठ है, तो ये त्वरा लेखन के लिए श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि त्वरित लेखन इससे नहीं होता। आप त्वरा से अनुमान लगाए, त्वरित लेखन होता, क्योंकि इसमें कलम को बार बार उठाना पड़ता है, इसमें घसीटते हुए हम शब्दों को, वर्णों का प्रयोग नहीं कर सकते, अर्थात त्वरित गति से हम नहीं लिख सकते। तो विकल्प 4 इसमें असंगत है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप इस विषय वस्तु को जो भी आप देखते हैं तो पूर्ण रूपेण देखिए, जल्दबाजी ना करें, और इसकी विषय वस्तु को आप अगर लिखना चाहिए तो उसको नोट करें, इसकी प्रकृति को नोट करें। साथियों, इसी प्रकार के प्रश्न बहुतायत में पूछे जाएंगे। आप मानसिक रूप से इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने हेतु तैयार रहे। अगला है साथियों, एक मिनट, ये थोड़ी सी अगला प्रश्न है साथियों, देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता है? इसमें बहुत कम वर्ण संख्या है, सिरोरेखा का प्रयोग होता है, वर्णों को संयुक्त करने की एक जैसी व्यवस्था है। तो साथियों, इसमें जो 4 विकल्प दे रखे हैं, एक है जैसे चौथा विकल्प है अक्षरों का आकार चौकोर होता है। आप ध्यान रखिए, जैसे विशेषताओं में एक तो सिरोरेखा का प्रयोग होता है, सबसे जो विशेषता इसकी है कि इसमें वर्णों की संख्या भी अधिक है, इसमें वर्णों को संयुक्त करने जैसी व्यवस्था भी नहीं है, और इसमें अक्षरों का आकार वक्र अर्थात टेढ़ा होता है। तो इसमें जो विशेषता है देवनागरी लिपि, उसमें विकल्प वह सही है। हाइपन के प्रयोग के संदर्भ में अनुपयुक्त तथा सही नहीं है। इसी प्रकार का प्रश्न पूर्व की भर्ती में पूछा गया है। जो द्वंद्व समास हो उसके बीच में हाइपन रखा जाए, ये भी सही है। सामान्यतः तत्पुरुष समासों में हाइपन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लगाने की आवश्यकता तो होती है, किंतु सामान्यतः है अधिक जो तत्पुरुष समास होते हैं उसमें हाइपन लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी प्रकार का ये मूल संदर्भ पुस्तकों से लिया गया है। और सा जैसा आदि के पूर्व हाइपन नहीं रखा जाए, तो आप ध्यान रखिए सा और जैसा से पूर्व में हाइपन का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प 3 है वो अनुपयुक्त है। और चौथा है कठिन संधियों से बचने के लिए हाइपन का प्रयोग किया जाए, तो ये भी सही है। तो विकल्प 3 इसमें सही है, इसको सही करें आप। एक चिन्ह आपके सामने दिया गया, रेखांकित को क्या कहा जाता है? तो कोलन चिन्ह, स्वनिक चिन्ह, अवग्रह चिन्ह, उपहा चिन्ह, ये अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। अत्यंत सामान्य सा प्रश्न है, किंतु कभी कभी जब हम अधिक अध्ययन करने के उपरांत भी इस प्रकार की चीजें हमारे दृष्टि के समक्ष नहीं आ पाती है और हम इनको अज्ञात रूप में हम इनको गलत भी कर देते हैं, तो आप ध्यान रखिए अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सर्वप्रथम किसने उठाया? तो 4 संस्थाओं का नाम है, भारतीय हिंदी परिषद इलाहाबाद, काशी नागरिक प्रचारणी सभा, केंद्रीय हिंदी निर्देशक एवं संविधान सभा। तो इसमें जो विकल्प 1 है वो सही है साथियों, कि सर्वप्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भीतर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, भारतीय हिंदी परिषद, जिसमें हरदेव बहारी एवं डॉक्टर ब्रजेश्वर और माता प्रसाद गुप्त, ये 3 विद्वान सम्मिलित थे, और इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। और इन्होंने ही सर्वप्रथम जो हिंदी भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न भी उठाया था, तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में। की अध्यक्षता में इस प्रकार की समिति का गठन है। प्रश्न 16 है साथियों, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। लिपि के मानकीकरण की ओर सर्वाधिक ध्यान जिस संस्था की ओर दिया गया वह कौन सी है? तो भारतीय हिंदी परिषद, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, राजभाषा आयोग, काशी नागरिक प्रचारणी सभा। तो मेरे ख्याल से प्रत्येक विद्यार्थी ने इस प्रश्न को सही किया होगा। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय मानकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, और एक निश्चित समय अंतराल के उपरांत जैसे जैसे भाषा का विकास होता जा रहा है, ये वर्णों एवं मानकीकरण के संदर्भ में अपना जो अधिसूचना है, परिपत्र है, वो जारी करते रहते हैं। विकल्प ब संगत है। संख्यात्मक मानकीकरण की दृष्टि से उपयुक्त शब्द नहीं है, अर्थात जो अशुद्धता के दायरे में आता है। जो केंद्रीय हिंदी निर्देशालय जो वर्णों का जो क्रम, जो अशुद्धता रूप और शुद्धता रूप निर्धारित कर रखा है, उसमें कौन सा अशुद्ध है ये देखना अपने को। तो 73 सही है, 88 सही है, 53 सही है, जो ये 29 है ये सही नहीं है साथियों। इसको इस प्रकार मानकीकरण के रूप में लिखा जाता है, तो लिखा जाता है साथियों, किंतु हम व्यवहार में 29 बोल देते हैं, जबकि 29 है इसका उच्चारण, 29। तो विकल्प 4 सही है।
अगला है साथियों की प्रश्न 18, मीरा शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर किस धारणा को संगत मानते हैं? तो इनके अनुसार फारसी मीर शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, या मीराबाई का अर्थ ईश्वर की पत्नी से लगाते हैं, इस शब्द से उसकी व्युत्पत्ति मानते हैं, या मीरा शब्द की उत्पत्ति मीरा से हुई है, या विकल्प 4 अजमेर शरीफ सिद्ध मीरा शाह की मनोती से उत्पन्न हुई। तो ये इसके साथ में अपने विषय को व्यक्त करते हैं और इस धारणा के साथ में ये जुड़ते हैं कि अजमेर शरीफ में जो सिद्ध मीरा साहब की जो दरगाह है, वहाँ पर इनके घर वालों ने जो मनोती अर्थात इच्छा व्यक्त की थी कि मीरा का जन्म हो, तो इन्हीं के नाम पर मीरा का नाम माना जाता है। इस प्रकार की धारणा के पक्ष में अपना समर्थन प्रदान करते हैं शंभू सिंह मनोहर। तो आप विकल्प 4 सही करें। ध्यान रखने, ये टंकण करते समय इस प्रकार की अशुद्धताएं हो जाती है, तो इन्हें आप नज़रअंदाज करें साथियों। मनोहर शंभू सिंह जी मनोहर है वो मीरा की उपासना की पद्धति के संदर्भ में क्या विषय रखते हैं? तो सगुण निर्गुण मानते हैं, रहस्यवाद सगुण मानते हैं, योग सगुण मानते हैं, प्रेम सगुण भक्ति। तो विकल्प 4 सही है। ये अपने जैसे जैसे जो भिन्न भिन्न विद्वान है वो अलग अलग विद्वान, जैसे परशुराम चतुर्वेदी अलग विषय रखते हैं, और भी विद्वान है, सब अपने अलग अलग विषयों को रखते हैं, किंतु शंभू सिंह मनोहर पूर्ण रूपेण जो सगुण भक्ति के रूप में मीरा के भक्ति को देखते हैं। तो विकल्प 4 सही है। प्रश्न संख्या 20 साथियों आपके सम्मुख प्रस्तुत है। जिन चरण काले ही नाथ्यो गोप लीला करण, जिन चरण धारियो गोवर्धन गरव मघवा हरण। तो प्रस्तुत पंक्ति में काले हो नाथ्यो का संबंध है। तो ये अब समझ के आधार पर भी आप उत्तर दे सकते हो। 4 विकल्प थे, इसमें जो सही विकल्प है वो कालिय नाग है, कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने काली नाग से संबंधित गोपी जो लीला को रचाया था, इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को उठा के इन्होंने लीलाचरण किया था, उसके संदर्भ में ये पंक्तियां हैं। तो कालीय नाथ्यों का जो अर्थ है साथियों, वो आप कालीय नाग से संदर्भ ग्रहण करें। और पुस्तक में भी कालीय नाग है, इसीलिए मैंने कालीय नाग लिखा है, वैसे काली नाग भी बोला जाता है। प्रश्न 21 है। माई रे में तो लियो खालिस्तान मोल। तो खालिस्तान की पूर्ति करे, कोई कहे छान कोई कहे चोड़े, लियो रे बजंता मोल। तो बिल्कुल डंके की चोट पर मीरा मोल लेती है, और किसको लेती है? गिरधर गोपालो गोविंदो। तो गोविंदो यहाँ जो शब्द है उपयुक्त शब्द है, गोविंदो आएगा। तो माई रे में तो लियो गोविंदो मोल। ये भी अत्यंत सामान्य स्तर का प्रश्न है। ये काफी प्रश्न महत्वपूर्ण, आप ध्यान दे विद्यार्थियों, कि तेरे खातर जोगण होगी होंगी करवत लूंगी काशी। शंभू सिंह मनोहर प्रस्तुत पंक्तियों में क्या आशय स्पष्ट करते हैं, किस प्रकार की धारणा को व्यक्त करते हैं, ऐसा संबंधित प्रश्न है। तो जोगुण हो गई अर्थात मेरा जोगी हो चुकी है और काशी में करवट लेगी, इस प्रकार का इसका वक्तव्य निकलता है। तो इससे हम थोड़ा गुडार्थ निकालते हैं। तो गुडार्थ क्या माना जाता है? कुछ विद्वान इसको योग मार्ग में आस्था अभिरुचि से लेते हैं, कुछ नाथ पथ से भी इसका संबंध निकालते हैं, कुछ निर्गुण भक्ति की ओर झुकाव मानते हैं। किंतु जो डॉक्टर शंभू सिंह मनोहर है वो कहते हैं कि ये इस प्रकार की जो पंक्तियां हैं वो मीरा ने केवल विरह वर्णन की जो एक सामान्य रूढ़ी है उसके रूप में उपयोग किया है। तो इसका जो संगत विकल्प है वो है विरह वर्णन की एक सामान्य रूढ़ी है। तो साथ ही इस प्रकार ये 22 प्रश्न आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। आशा करता हूँ कि जो टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ की गई है इससे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हो रहा होगा। अपने विचार सुझाव एवं प्रतिपुष्टि टिप्पणी के माध्यम से प्रदान करते रहें और अपने साथियों में इस प्रकार की वीडियो को साझा करते रहें। साथ ही साथ अतिशीघ्र ही ऐप का निर्माण भी प्रक्रियाधीन है। उसका निर्माण होने के उपरांत ये जो टेस्ट सीरीज है वो निःशुल्क रूप से आपको अपने ऐप के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।